क्या आपने कभी फेविकॉल के अलावा कोई और ग्लू का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं पिडिलाइट के अलावा मार्केट में और कौन से एडेसिव्स आते हैं? नहीं ना? हम सभी के बचपन में ही पिडिलाइट ने एक फेविकॉल का डब्बा दे दिया और कहा, अब चिपके रहो। वेलकम टू फैंटास्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम पिडिलाइट की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनकी हिस्ट्री, बिजनेस, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। 1959 में श्री बलवंत राय कल्याण जी पारेख ने एक छोटी सी फैक्ट्री डाली जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता था, फेविकॉल। ये एक वाइट सिंथेटिक रेजिन है जो मेनली कारपेंटर्स और वुड वर्कर्स की लाइफ को आसान करने के लिए बनाया गया था। फेविकॉल से पहले एडेसिव्स में एनिमल फैट का यूज किया जाता था, जो कि बहुत ही क्लमसी और बहुत तामझाम वाला काम होता था। 1963 में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला गया मुंबई के पास एक कोंडीविटा विलेज में, जो आज इनका कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है। 1990 में लगभग 31 ईयर्स के बाद पिडिलाइट ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट हुई और हर हाउस होल्ड की पहली और आखिरी पहचान बनी। और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉन्ड कमजोर ना पड़े इसलिए बहुत सारे एक्विजिशन करते गए। 2016 में सीएनबीसी टीवी 18 ने पिडिलाइट को मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। लेटेस्ट में 2020 में एक यूएस बेस्ड हंट्समैन ग्रुप को इन्होंने 100% एक्वायर किया, जिससे इन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज का और भी एक्सपोजर मिले। पिडिलाइट बहुत सारे टाइप के एडेसिव्स और सीलेंट्स बनाती है और मेनली B2B और B2C मॉडल पे काम करती है। इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आगे देखेंगे। कंपनी की 23 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और 71 कंट्रीज से ज़्यादा ऑपरेशंस इनके होते हैं। कंपनी ने 1999 से अभी तक इन्वेस्टर्स का पैसा 400 गुना बढ़ाया है। कंपनी को शॉर्ट टर्म और में A1 रेटिंग दिया गया है और लॉन्ग टर्म में AAA रेट किया गया है। चलिए अब कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल देखते हैं। पिडिलाइट की मार्केट में ऑलमोस्ट कंप्लीट मोनोपोली है और इनके 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादातर ब्रांड्स कंज्यूमर की फर्स्ट प्रेफरेंस हैं, जैसे फेविकॉल, और पिछले कई डेकेड्स से डोमिनेंस है। एमसील का 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और डॉक्टर फिक्सिट का 98% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरीज में इनके कौन से ब्रांड्स फॉल करते हैं। चलिए अब एडेसिव्स इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। एडेसिव्स बहुत टाइप से प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनका एंड यूज़र इंडस्ट्री भी बहुत टाइप की है। थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडेसिव्स वाटर बॉर्न, सॉल्वेंट बॉर्न, रिएक्टिव, हॉट मेल्ट टाइप के होते हैं और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो वाटर बॉर्न वो होते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी होता है और जब पानी सूख जाता है तब वो चिपक जाते हैं। वैसे ही सॉल्वेंट बॉर्न में भी सॉल्वेंट कुछ मिक्स किया जाता है, जब वो इवेपोरेट हो जाता है तब वो चिपक जाते हैं। रिएक्टिव में केमिकल डाले जाते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं तब जाके बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड यूजर इंडस्ट्री के हिसाब से इनका यूज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, पेपर, बोर्ड एंड पैकेजिंग, वुड वर्किंग एंड जॉइनरी, ट्रांसपोर्टेशन, फुटवेयर एंड लेदर, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इंडियन एडिसिव्स एंड सीलेंट्स का मार्केट प्रोजेक्टेड है कि 2026 तक ये $1.7 बिलियन को टच करेगा, जो कि 8.07% की CAGR ग्रोथ है। इंडस्ट्री के मेजर ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर्स में पैकेजिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है। दोनों ही कोविड के टाइम पे सीवियरली इम्पैक्टेड थी और उसी वजह से कंपनी के बॉटम लाइन पे इफेक्ट पड़ा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बायो बेस्ड एडेसिव्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री में और कौन से इनके प्लेयर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा पिडिलाइट ही है और भी कोई इनका कॉम्पिटिटर डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है। चलिए अब कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखते हैं और देखते हैं 100 रुपये कमाने में इनका कहाँ कहाँ कितना क्या खर्च होता है। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट 45.6% है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 16.8% है, एम्प्लॉय कॉस्ट 12.7%, इंटरेस्ट जो देते हैं वो 0.3%, डेप्रिसिएशन 2.4%, इनकम टैक्स 6 और रिटेन्ड जो अर्निंग बचती है वो है 16.2%। चलिए अब कंपनी का बिजनेस मॉडल पे एक नज़र डालते हैं। तो कंपनी दो मॉडल्स पे काम करती है, B2B और D2C। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस एंड D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो B2B में मतलब किसी और कंपनी को, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन्होंने अपना माल बेच दिया। D2C मतलब किसी दुकान पे या फिर एंड यूजर को डायरेक्टली सप्लाई किया। तो उसका जो
सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो कंट्रीब्यूशन है वो है D2C से। तो D2C से ऑलमोस्ट 82%, 81.2% इनका रेवेन्यू आता है। वहीं अगर हम B2B की बात करें तो वहाँ से सिर्फ 18% ही रेवेन्यू आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 19.9% सेल इनकी कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल्स से होती है, 7.1% आर्ट एंड क्राफ्ट से होती है, इंडस्ट्रियल यूज़ में 5.7% ही है। जो एडिसिव्स हैं वो और सीलेंट्स 54.2% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो जो इंडस्ट्रियल रेजन्स हैं वो 6.4% हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं। तो लास्ट 4 सालों में इनके पास कोई भी डेट नहीं था, लेकिन कोविड के टाइम पे इन्हें थोड़ा सा डेट लेना पड़ा और इनकी जो इक्विटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, कि बहुत अच्छा साइन भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो हर साल बढ़ रहा था, लेकिन कोविड के कारण लास्ट ईयर थोड़ा सा डिप हुआ। अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो हर साल बढ़ रहा था, सिर्फ लास्ट ईयर थोड़ा सा डिप हुआ। और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी क्योंकि पेट्रोलियम के डिराइव्ड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती है अपने एडेसिव्स और सीलेंट्स बनाने के लिए, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे भी इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ते हैं। तो राइट नाउ 80-90 डॉलर का एक बैरल चल रहा है और ये ऑल टाइम हाई पे है। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा इनके मार्जिन्स भी थोड़े से डिक्रीज होंगे। चलिए कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो इस साल थर्ड क्वार्टर में 2021 के सेल तो लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा हुई और दिसंबर 2020 से भी सेल तो काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन अगर आप यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हुआ कंपेयर्ड टू लास्ट क्वार्टर्स। ये क्यों हुआ? ये हुआ सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से। चलिए अब कंपनी की 10 ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं। मुझे नहीं पता आपको मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं तो ये दिख रहा है कि नहीं, बट आई विल ट्राई। तो जो सेल्स है वो 8.5% के CAGR से कम हर साल ग्रो हो रही है। अदर एक्सपेंसेस भी आप देखोगे तो 7.3% से ग्रो हो रही है। ये अच्छा है, एटलीस्ट सेल से एक्सपेंडिचर की ग्रोथ थोड़ी कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 13.1% से ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। PBT अगर आप देखोगे तो 14.1% से ग्रो हुआ है पिछले 10 सालों में, और PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 13.9% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पे अगर आप इनके रिजर्व्स भी देखोगे तो ये भी 17.1% से ग्रो हुए हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी साइन है। नेटवर्थ भी 16.8% से ग्रो हुई है। कंपनी का लास्ट ईयर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 370 करोड़ था और इन्होंने कई अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए, लैब्स को अपग्रेड करने के लिए ये पैसा खर्च किया। एक फन फैक्ट है, कंपनी ने लास्ट ईयर FY21 में 160 करोड़ रुपीस सिर्फ एड पे खर्च किया। इंपॉर्टेंट रेशियोज पे एक नज़र डालते हैं। तो कंपनी का EPS कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बुक वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो हमेशा ग्रो कर रही है, जो कि अगेन बहुत पॉजिटिव साइन है। डिविडेंड वैसे तो कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं देती है, बट ठीक है। फेस वैल्यू करंटली ₹1 की है, तो यह भी और स्प्लिट नहीं कर सकते। मार्जिन रेशियोज देखेंगे तो बहुत ही हेल्दी नंबर पे हैं और हमेशा मेंटेन्ड रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ROCE और रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी अच्छे नंबर्स पे हैं और हमेशा से मेंटेन हुए हैं। ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे ROCE, लेकिन अभी थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन फिर भी 25-26 का ROCE बहुत हेल्दी होता है। करंट रेशियो भी देखें तो 1.29 है, पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट चलो 1 से कम तो नहीं आया। क्विक रेशियो ज़रूर थोड़ा सा कंसर्निंग है, एटलीस्ट इसको 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए था। पहले अच्छा क्विक रेशियो था इनका। डेट टू इक्विटी इस साल थोड़ा सा लोन लिया था इन्होंने, इसलिए अब ये 0.01 हो चुका है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत हेल्दी है, काफ़ी कैश है कंपनी के पास, लेकिन प्रॉफिट लास्ट ईयर ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा डिप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर थोड़ा सा कम है, बट जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसके हिसाब से ठीक है। 3 इयर्स CAGR सेल्स और 3 इयर्स CAGR नेट प्रॉफिट अगर देखें तो ये इस साल काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं रहा। वैल्यूएशन रेशियोज पे अगर देखें तो फिलहाल कंपनी 100 के PE पे है। ये थोड़ा सा पुराना स्क्रीनशॉट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन करेंटली 100 का PE है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। सेक्टर का PE 84 है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये भी कंपैरेटिवली हाई है। EV बाय EBITDA तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो कंपनी क्लियरली अभी ओवर वैल्यूड है। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। तो लास्ट ईयर जो उन्होंने 360 करोड़ का कैपेक्स किया था, वो इन्होंने प्रॉपर्टी, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स पे खर्च किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एसेट्स बढ़ते हुए नजर आए। इन्वेस्टमेंट्स अगर देखें तो ये भी पिछले साल के कंपैरेटिवली 3 गुना बढ़ गए।
तो कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत डाउन था, तो इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्रीज अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माल ही नहीं बिका। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स भी ज़्यादा है, तो जो इनके एंड कंज्यूमर्स थे, जिनको इन्होंने सामान बेचा, उनसे इन्हें अभी पैसा लेना बाकी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखोगे तो ये पिछले साल से 1/5 ऑलमोस्ट हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए थे और उसमें बहुत सारा कैश बर्न हो गया। बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज सेक्शन अगर देखें तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, जो कि है अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़। तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो इनकी सब्सिडरीज थी, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट इन्हें बाय करनी थी, उसके कारण इनको थोड़ा सा लाइबिलिटीज़ लेनी पड़ी। चलिए अब कैश फ्लोज देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लगभग बराबर ही हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मनी का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। ये इन्होंने जो एक्विजिशन किया था हंट्समैन ग्रुप का, उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इस साल इन्होंने डिविडेंड बस कम दिया था, इसलिए यहाँ पे मनी का आउटफ्लो ज़्यादा नहीं दिख रहा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर देखें तो लास्ट ईयर इनके पास एंड ऑफ द ईयर में कैश 564 करोड़ के आसपास था। इस साल जो घट के सिर्फ 105 करोड़ के आसपास का रह गया है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर कंपनी का देखें तो जो पारिक फैमिली है उनके पास 69.98% का शेयर है। वहीं एफआईआई के पास 11.66% का है। डीआईआई के पास 7.49 और पब्लिक के पास 10.88% का शेयर है। कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। एफआईआई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग पे हैं अभी फ़िलहाल, यहाँ पे नंबर आपको कम देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा परसेंटेज होल्डिंग भी कम हुई है। कंपनी के पीयर्स अगर देखें तो वैसे तो एडेसिव्स और सीलेंट की इंडस्ट्री में कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं थोड़े बहुत इस रीजन में, उनसे इसको कंपेयर करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो कोई भी इनके आसपास भी नहीं आता है। पीई रेशियो जैसा मैंने बताया अभी 100 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सब सारे पीयर्स में इनका पीई सबसे ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे नंबर पे आरओई है। 1 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा शेयर ने परफॉर्म किया है। नेट सेल्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देखोगे कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप तो बहुत कम है, लेकिन उनकी सेल्स कितनी ज़्यादा है। वो बात अलग है कि प्रॉफिट उनका बहुत कम है। लेकिन पीडीलाइट का भी यहाँ पे नेट सेल्स काफ़ी ज़्यादा है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है। डेट टू इक्विटी देखें तो सबसे कम डेट इसी कंपनी के पास है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो से। कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया में एडेसिव्स और सीलेंट के इंडस्ट्री में, और इनका कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है इतना बड़ा। इनके प्रोडक्ट्स एक बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आते हैं, जो कि कंज्यूमर की फर्स्ट और लास्ट प्रेफरेंस बनते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है और मोट भी है। कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है और ग्रो भी कर रही है अपने नए नए प्रोडक्ट्स और एक्विजिशंस के थ्रू। हिस्टोरिकली कंपनी ने 400 गुना पैसा बनाया है अपने इन्वेस्टर्स का, और बहुत ही रिलायबल रिजल्ट्स भी दिए हैं। कोविड के टाइम जहां इंडस्ट्रीज और D2C बिजनेस में बहुत स्लो डाउन आया, उसका सीधा सीधा असर इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट पे भी दिखा। ये असर पैंडमिक जब तक है सबसाइड नहीं करेगा। कंपनी फिलहाल बहुत हाई वैल्यूएशंस पे है और क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस एक कंसर्न का फैक्टर ज़रूर है। कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ और पास्ट को देख के मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, लेकिन करंट वैल्यूएशंस और रिजल्ट्स को देख के 6 आउट ऑफ 10 ही रेट करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। आप चाहते हैं अगर मैं किसी और कंपनी का भी एनालिसिस करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।